तो अब कोई अगर रेलिवेंट सवाल करना चाहे तो ये हमारे दो दोस्त यहाँ बैठे हैं, अपना नाम बताएं और कराची के साथ अपनी यादें जो है उनको ताज़ा करना चाहे अगर कोई, तो वो भी कर सकते, लेकिन कमेंट्स ना हो, सवाल हो, ताकि आपको यहाँ से बेहतर जवाब मिल सके। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुखाना है, मैं पीज लाइव चैनल की तरफ से आई हूँ। सर, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आज जब हम ये देखते हैं, आपने लीग एक्सप्रेस वे की बात की, एनवायरनमेंट की बात की, तो पाकिस्तान बेसिकली जो है वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, ठीक है, और एग्रीकल्चर के लिए हमारे पास कोई प्लान नहीं है। हम जहाँ भी देखते हैं हर चीज़ हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, बजाय इसके कि कल तक हम एक्सपोर्ट करते थे। तो अब हमने जो कराची में जो बची खुची जगह थी, जो पानी के जो हमारे पास अवेलेबल थे, उनको भी हमने डिस्ट्रॉय करने का इरादा कर लिया है। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है? बताइए। ये जो ज़रूरी डिज़ास्टर, ये जो हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, ये एक मजाक के सिवा और कुछ भी नहीं है। हमने इस रियासत में इन 70 सालों में ज़राअत को मुकम्मल तबाह किया है। और कराची की जहाँ तक मैं बात करता हूँ, कराची की ज़मीन ऐसी है, इसका मौसम ऐसा है, यहाँ हर चीज़ उगाई जा सकती है। यहाँ सर्दियों का मौसम भी है, यहाँ गर्मियाँ भी हैं, यहाँ बीच बाहर का मौसम भी है। और ये ज़मीन इतनी खूबसूरत और इतनी जरखेज़ है, अगर हम इसको आज भी अगर मल्लीर के ही सिर्फ जो बचे कुछ एरियाज़ हैं उसको अगर हम ज़रूरी इलाका करार देकर वहाँ पे सब्सिडी देकर ज़मींदारों को, किसानों को, वो किसान आज भी ज़िंदा है जो अपनी ज़मीनों को हल देना चाहता है, वो किसान आज भी ज़िंदा है। यहाँ पे एक हमारे ज़मींदार बैठे रहे हैं, अजीम दहकान मल्लीर से आए हुए, इनकी ज़मीनें, आप वहाँ पे जो चाहे काश्त कर सकते हैं, लेकिन अफसोस के साथ कि यहाँ के जो भी हुक्मरान हैं, यहाँ के जो भी कराची की स्पेशल, हम कराची में बैठे हुए हैं, हम कराची की बात करते हैं कि अगर कराची को ही समझ के, अगर इसको, इसकी ज़रूरी बेल्ट को, इसके ग्रीन जोन को ज़रूरी इलाका करार देकर अगर हम उस पर मेहनत करें तो बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, मैं एक ऐड करना चाहता हूँ एक चीज़। जिस तरह अंग्रेज़ों के लिए इंडिया सोने की चिड़िया थी, इस तरह बैरोक्रेट और पूरे पाकिस्तानी सियासतदान के लिए कराची की ज़मीन और यहाँ के रिसोर्सेज भी सोने की चिड़िया है। कभी आप मोटरवे पे नहीं, जीटी रोड पे सफ़र करके देखें, आपको अंदाज़ा होगा कि पहले हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड कितनी थी, लाहौर से झेलम तक, पिंडी तक, और अब बाकी कितनी बची है। सारी की सारी कमर्शियल हो रही है, रेजिडेंशियल हो रहे हैं। वो जो खेत खलियान कभी जो ग़िज़ा मुहैया करते थे, गंदम चावल की फसल होती थी, मशहूर है ना कि झेलम से लाहौर तक, ये जहाँ पे नदी हमारी नहरें हैं, वो सिस्टम अब वो कमर्शियल हो गया। तो अब कोई और अगर इसके ऊपर सवाल करना चाहे, जी आप अपना नाम बताएंगे। और मेरा नाम है और उधर टीवी से मेरा ताल्लुक है। मेरा आपसे सवाल ये है कि ये जो एक्सप्रेस वे है, इसमें कितनी बोट हैं जो मुतासर हो रही है? ठीक है, उनकी ज़रा तादाद और आवाम की तादाद बताएं। आवाम की तादाद में इतना मुझे कंफर्म फिगर तो दे नहीं सकता, मगर यहाँ पर 21 के करीब वोट आ रहे हैं। 21 के करीब वोटों का मतलब ये कि आपके केपीटी ब्रिज से लेकर कार्डोर पोल तक यहाँ तकरीबन 21 वोट आ रहे हैं जो पूरी डिस्टर्ब हो रहे हैं। इसके वोट में इनके निकालने वोट के नाम में आपको कुछ जो मुझे याद है बता देता हूँ। सबसे पहले जो हम कार्डोर से शुरू करना चाहूँगा तो वहाँ पे है वजदिल वोट डेमरोडी नंबर 1, फिर डेमरोडी नंबर 3 में यहाँ पे 3 वोट हैं। यार मोहम्मद कास के लिए एक साहब जोकियो है, उसके बाद 3 नंबर जो वो अपना जो है डेमरोडी नंबर वेल नंबर 3 है वो वोट है। उसके बाद फिर 2 और वोट आते हैं, एक मुझे उनका नाम सॉरी याद नहीं है। उसके बाद आपका मेमन वोट आता है, आपके मुल्ला ईसा वोट, जाम वोट, सम्मो वोट, लाजी वोट। उसके बाद आगे फिर उस तरफ जाते हैं गुलाम मोहम्मद कोट है, गुलाम मोहम्मद कोट के आगे फिर शाह फैसल कॉलोनी, उसके साथ भी वोट हैं और नदी के दूसरे साइड पर भी कुछ वोट हैं जो डिस्टर्ब हो रहे हैं। कि बात ये है कि अगर मैं एक तरफ
मलिर रिवर की एक तरफ को अगर मैं बंद कर रहा हूँ तो 2020 की फ्लड सबको याद है, तो पानी किस तरफ फ्लो करेगा? जाहिर बात है कि लेफ्ट हैंड पे फ्लो करेगा, वहाँ पे जितने बोट हैं वो डेफिनेटली आपके पानी में आ जाएंगे। मलिर नदी के दोग्यानी को किसी ने देखा नहीं, मजाक लिया और उसको, ये लियारी रिवर नहीं है, लियारी रिवर की कैचमेंट इतना बड़ा नहीं है। जिन लोगों ने अगर लियारी को देखा है तो कितने दुनियानी से दिख रहा था, इसकी कैचमेंट जो है इतना लंबा नहीं है। ये अप रिवर से भी इस तरफ शुरू होता है। लियारी रिवर में छोटे बड़े तकरीबन 15 के करीब जो है नाले मिलते हैं। लियारी जितने 3 नाले उसमें आके गिरते हैं, जो लियारी से इवन वो बड़े हैं, तत्तो नाला, दूसरा जो है सुकन है, लंगेजी, आपका बाजार, ये छोटे छोटे, और इसकी कैचमेंट आप अंदाज लगा लें कि डिस्ट्रिक्ट गुजार और जो है डिस्ट्रिक्ट बेला से इसकी कैचमेंट शुरू होती है। इतना बड़ा है वो, 80 mm की बुनियाद पे जो इतना बड़ा फ्लो रहा है। थोड़ा सा एक चीज वादिया करते हैं कि ये जो एक्सप्रेस वे बन रहा है जी जी, इसके दाएं और बाएं पे जो पानी है उसकी दोग्यानी जो है इन गोठों को मुतासर करेगी, या जो है ये जो एक्सप्रेस वे बन रहा है इसमें डिमोलिश हो जाएगी? कुछ तो एक्सप्रेस वे में डिमोलिश हो जाएंगे। उनके चंद के नाम बता दें। समो बोट है और लासी बोट है और गुलाम मोहम्मद बलोच बोट भी आ रहा है उसमें, कि उसकी जो सिलप बनेगा जो आपके उतरना जाए नेशनल हाईवे पे जब कनेक्ट करेगा तो गुलाम मोहम्मद बलोच बोट डिस्टर्ब हो रहा है। और इस तरफ जो है कुछ एक लाइब्रेरी है सैयद आशिर लाइब्रेरी, वो भी जो है डिमोलिश हो रहा है। ये 3 बोटें डिस्टर्ब हो रही हैं, ये ज़रूर जाएंगी। ये अभी छोटी सी बात समझने की है कि जब हम सिर्फ कहते हैं कि कितने गोट मुतासर हो रहे हैं, तो ये बात पहले आप ये समझो कि एक ज़री खिता है, ज़री इलाका है जहाँ पे ज़राअत होती है, जहाँ पे उस ज़राअत से वाबस्ता हज़ारों लोग हैं। उन हज़ारों फैमिलीज़ के जो घर वाले हैं, अगर ये मलिर एक्सप्रेस पे जिस तरह ये बनाना चाह रहे हैं अगर बना, तो सिर्फ वो गोट वाले नहीं, उस ज़मीन से वाबस्ता, उस खाश से वाबस्ता हज़ारों लोग वाबस्ता हैं, वो सारे मुतासर होंगे। उसके साथ जब ये जो श्रिंक करेगा, इसको ये क्लोज करके बंद कर रहे हैं नदी को, ये जब पीछे पानी छोड़ेगा ये भी लाखों लोगों को मुतासर करेगा। जैसे भी आप बात कर रहे हैं ना, 2020 को याद करें और याद करें ये जो ग्रीन लाइन का ट्रैक डला है, इसकी वजह से ये जो हमारी मैट्रिक फोर्ट से लेके नागर तक का जो सफ़र था और उसमें ओवर फ्लडिंग हुई, उसका सबब ये था कि वो सारे जो नाले थे, बरसाती नाले जो ऊपर से पहाड़ से, कलंदरिया चौक से, शिपॉनर से, पहाड़गंज की चुरंगी से मैट्रिक बोर्ड ऑफिस का पानी लेके आके गुजर नाले में डालते थे, उन सबको बंद कर दिया था गुजर नाले में, टनल नहीं बनाए गए थे। ठीक है, तो अब बुनियादी तौर पे ये जो लियारी एक्सप्रेस वे है उसके भी आप देख लें, ये हम इसको कहते हैं आर्टिफिशियल पहाड़, रेती बजरी का आर्टिफिशियल पहाड़। उन शेरशाह और आगरा ताज का लिंक, शेरशाह और बिहार कॉलोनी का लिंक, आगे आके तीनहट्टी का दूसरे इलाके के साथ लिंक, वो लिंक ख़त्म हो गए हैं, लोगों के आपस में कारोबार मुतासर हुए हैं। तो ये जितना तेज़ चीज़ें बनाते जाएंगे, जेल चुरंगी से लेके आप ये हमारे पुल तक देखें, पेडेस्ट्रियन ब्रिज नहीं है, गाड़ी तो बहुत तेज़ आती है, हादसा कितने होते हैं हम रोज़ देखते हैं इस सड़क पे। ये जो मासी आती हैं उनको 10-15 मिनट 20 मिनट लगते हैं सड़क क्रॉस करने में, ये शीदे मिल्लत रोड पे, क्योंकि वो तेज़ रफ्तारी से गाड़ियाँ आती हैं, अंडरपास बन गए हैं। तो ये चीज़ें हैं जो जिनके ऊपर प्लानर्स को तवज्जो देनी चाहिए कि ये तो एक गोट से दूसरे गोट में लोगों के समाजी रिश्ते हैं, लोगों का कारोबार है। तो अगर आपने ये बना दिया तो लोग एक दूसरे के साथ कैसे लिंक करेंगे, उनका क्या टनल नीचे से होगा, रास्ता होगा, ओवरहेड ब्रिज होगा, पेडेस्ट्रियन ब्रिज होगा, क्या होगा। तो ये चीज़ें लोगों को बजाय कि आसानी मुहैया की जाए, लोगों को मुश्किल होती है। जी आप एक हाथ। मेरा नाम सारा है, मैं कराची में ही रहती हूँ और मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि वैसे तो पाकिस्तान में ये बहुत जगह हो रहा है कि जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको ग्रैब किया जा रहा है और बजाय वर्टिकल एक्सपेंशन के वो हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है। वैसे तो आपसे जानना चाहूँगी कि आपने जैसे कहा कि 21 गोट हैं जो इफेक्टेड है, बहुत सारे लोग हैं, पूरी इक्वालिटी इंडेंजर्ड है। तो कम्युनिटी लेवल पे, लोगों के लेवल पे कुछ ऑर्गेनाइजिंग हो रही है, इस पर क्या कोशिश की जा रही है लोगों को जोड़ने की? क्योंकि हुकूमत और सरमायादार जो है करते हैं वो अभी से नहीं, वो सदियों से
करते आ रहे हैं, लेकिन हमेशा उनको पीछे धकेलने वाले फिर वो लोग ही होते हैं, खड़े होते हैं। तो आपसे सिर्फ ये जानना चाहूँगी उस पर अगर आप कुछ शेयर कर सकते हैं हमसे। ये जब से ये ऐलान हुआ है उसके बाद मल्लीर एक्सप्रेस वे एक्शन कमेटी बनाई गई है। उसके अलावा इंडिजिनस राइट्स अलायंस वहाँ पे मकामी लोगों के साथ मिलकर अवेयरनेस फैला रही है और इसी मल्लीर एक्सप्रेस वे के खिलाफ हमने उन्हीं इलाकों में जहाँ मल्लीर हम रहते हैं बहुत बड़े जुलूस भी हमने निकाले हैं, हमने कार में मीटिंगें भी की हैं। उसके साथ हम कोर्ट में भी हम जा रहे हैं। एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में हमने वो क्या कहते हैं उसको ट्रिब्यूनल में हमारा वो केस लगा हुआ है, कल उसकी पेशी है, 2 पेशी हम भुगत चुके हैं। लेकिन जो आपने कहा ना कि जो सरमाएदार ये सारे मिले हुए हैं और ये जो सारा मंसूबा है ये 2 बड़े सो कॉल्ड जो डेवलपमेंट के नाम पे जो ज़मीनें कब्जा कर रही हैं, ये तो DHA है और ये प्रोजेक्ट भी DHA का ही है। तो सूबाई हुकूमतें या दूसरे मेरे ख्याल में वो इसके सामने खड़े नहीं होंगी जब तक इंसान न खड़े हों। और हम उन्हीं इंसानों को इस जो उनकी जो तबाही है उनको समझा के हम उसी को आगे करके कि भाई ये हमारे लिए नुकसानदेह है और उसी हवाले से हम काम भी कर रहे हैं। हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे इंशाल्लाह। आमतौर पे जो EIA होती है वो किसी भी तरक्याती मंसूबे को शुरू करने से पहले होती है कि वो तरक्याती मंसूबा क्या होगा, कॉस्ट क्या होगी, कहाँ से शुरू होगा, कितने लोग मुतासर होंगे, उनके साथ क्या सलूक होगा, सकाफत क्या होगी, माहौल क्या होगा, लोगों का कारोबार कितना मुतासर होगा, ये सारी चीज़ें किसी EIA का हिस्सा होती हैं। और ऐसे तरक्याती मंसूबों की EIA करवाना लीगली वो उसके ऊपर ज़रूरी है। लेकिन ये बदकिस्मत वो मंसूबा है जो शुरू हुए 8 महीने हो गए थे, 8 महीने 9, और उसके बाद इसकी EIA हुई है। और जो EIA हुई उसमें जो लोगों की रिजर्वेशंस थी, लोगों की जो राय थी, लोगों की जो गुफ्तगू थी, उसको कहीं कंसिडर नहीं किया गया और उसको अप्रूव कर लिया गया। बात वही है कि पीछे कोई और डोरी हिला रहा है। सर तहरीक को नाम क्या देंगे? मल्लीर एक्सप्रेस वे एक्शन कमेटी है, उसके जरिए जी आप। मेरा नाम नदीम अब्बास और मेरा ताल्लुक सोच मीडिया से। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि अभी जो नियाज सोमो जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं मल्लीर एक्सप्रेस वे के, उन्होंने कहा है कि सोमो और लासी रोड के जो 400 घराने पहले डेमोलिश होने थे उनको बचाने के लिए उन्होंने रीडिज़ाइन किया है मैप। तो अभी वो कह रहे हैं कि उन्होंने 2 किलोमीटर एलिवेटेड एक्सप्रेस वे बनाने का उन्होंने उसमें दिया। तो इसमें कितनी सदाकत है कि ऐसा होगा या वो वही है जो डेमोलिश होंगे वो होंगे? ये जब ज़िमनी इंतखाबात हो रहे थे तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी की तरफ से ये शोशा छोड़ा गया कि हमने इसका नक्शा तब्दील किया है और हम अब कोई भी आबादी मुतासर नहीं होगी। और उसके बाद से अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं अगले उस तरफ के साइड पे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब ये इलेक्शन जीत गए उसके बाद फिर वही नक्शे आ गए, फिर वही बातें हुई कि भाई नहीं, कोई जो वज़ीर आला ने कहा, यहाँ के मेयर ने कहा कि नैब है, ये है, वो है, हम तब्दील नहीं कर सकते, जो नक्शा है वही है। ये जो अब बल्दियाती इलेक्शन नज़दीक हैं, ये हमें लगता है कि ये वही तरीक़ाकार अपना रहे हैं, ये उसी तरीके से करेंगे। बल्दियाती इलेक्शन की गुजर जाने के बाद ये फिर उसी तरह उसी नक्शे के ऊपर काम करेंगे। इसलिए ये अब मुकाबले भरोसा चीज़ें नहीं हैं, ये बातें हमारे लिए लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं है। जी कुछ ऐड करना चाहता हूँ मैं नहीं, इस सवाल एक मिनट भैया, अगर आपको कुछ सवाल करने तो आप लिख लें चाहे पे आप। देखिएगा, गोट अगर बने हुए हैं, बात ये है कि पहले भी मैंने ये बात कहा था कि इन चीज़ों से कतई नज़र सबसे जो पहले प्रायोरिटी होती है एनवायरनमेंट को। एनवायरनमेंट है तो हम हैं, माहौल है तो हम। गर्मी अगर आग के गोले में कोई रह नहीं सकता, ये अपने जहन में रखिएगा, चाहे उस तरफ बने, चाहे इस तरफ बने, चाहे एलिवेटेड बने। अगर उस गोट के ऊपर पाइलिंग हो रही है, ड्रिल हो रहा है, क्या वो गोट वाले वहाँ रह सकेंगे? इस डस्ट में रह सकेंगे? नेवर, कभी भी रह नहीं सकेंगे। तो इसका मतलब है गोट ऑलरेडी डिस्टर्ब है। दूसरी बात ये है कि क्या आप जब मल्लीर एक्सप्रेस वे को अगर आप एक तामीरात कर रहे हैं, क्या उसके आप 300 जो 200 मीटर की जो कॉरिडोर है, क्या आप क्या उसमें शीशे लगा देंगे, उसके अंदर ही काम करेंगे?
इतना बड़ा डस्ट उठेगा, इतना बड़ा पोल्यूशन उठेगा, और ये जो डंपर चलेंगे, ये सारी चीज़ें चलेंगी, ये कितने किलोमीटर तक आपके डिस्टर्ब करेंगे। जो वहाँ पे कंक्रीट है, कंक्रीट से जो एक डस्ट निकलता है, वो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो कितना खतरनाक है। वो दो चीज़ों के लिए नुकसान है, चेस्ट के लिए, और दूसरा जो है ये चेस्ट कैंसर भी दे सकता है। वो डस्ट है जो सीमेंट में होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं वो सारे एक दफ़ा जाके नेट पे गूगल करके चेक कर लीजिएगा।